चंपा बहन स्वागत करे। दीपिका बहन लेस्टर से। दीपिका बहन बहुत बहुत स्वागत है। पहचानते हो कि भूल गए हो? पहचानते हैं। मैं बहुत समय पहले हस्सू बहन के साथ आपके घर आई थी। हाँ, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, बहुत साल हो गया। आई थिंक 15 साल हो गया होगा। हाँ, बहुत साल हो गया। फिर भी चलो याद है तो अच्छा है। दीपिका बहन, हाँ, आपने जो मेरे को छोटा सा रुमाल गिफ्ट में दिया था अभी भी मेरे पास है। अच्छा अभी मैं यूज करती हूँ। अच्छा, अभी 2018 में आए थे बाबू भाई और भूपेन भाई। मैं नहीं आई थी उस समय, हमें यहाँ वो आप नहीं आए थे, लेकिन बहुत खुश हो गए। हाँ जी। पुराने मिलते हैं ना तो हम भी खुश होते हैं, वो भी खुश हो गए। या ओके, मैं शुरू करती हूँ। जैसे आप लोगों ने अभी यूके की शेयर करना शुरू कर दिया है, तो मैं सोच रही थी कि आज तो देखो बिना टिकट के हम सीधा करेली बाग पहुंच गए लेस्टर से। समझा? मेरे को एक गीत बहुत याद आता था, पता नहीं आपने, मैंने सबका अनुभव सुनती रही हूँ आज तक। गीत था, राज कपूर का गीत है, बहुत पुराना। फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, परंतु बहुत पुराना राज कपूर का गीत है कि दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, अराउंड द वर्ल्ड इन $8, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। कलर फिल्मों की शुरुआत उस वक्त से हुई थी, अराउंड द वर्ल्ड। यस, करेक्ट। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि वो तो $8 में वर्ल्ड दिखाते हैं और आप $0 में पूरा विश्व घुमा रहे हो। करेक्ट करेक्ट, $0। तो कितना अच्छा बात है। और आपने तो एक देश नहीं छोड़ा होगा, पूरे विश्व में चक्कर लगाया है। तो मैं सोच रही थी कि ये हमारा कारोबार कितना अच्छा है। भले कोरोना ने कराया, पर किसने भी करवाया, कमाल है बाबा की। हाँ, बाबा की भी कमाल है, कोरोना की भी कमाल है, जो $0 में पूरे विश्व को हम घुमा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी खुशी है, हम सबको है। सारी ये बगिया इससे खुशहाल है, इस बात से। और आप सभी ने सहयोग दिया है, तब जाके ही ये बात बनी है। बाकी ये इतना आसान कार्य नहीं। यहाँ तक मधुबन वाले भी खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और उनको सब पता होता है ये हो रहा है, ये खुश होते हैं, ये अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ अपनी बचपन की स्टोरी जी। कि मैं स्कूल में जाती थी, पढ़ती थी। मैं और भूपेन भाई हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे और हमारे तो घर में ही सेंटर आ गया था। सेंटर माना ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे घर में ही रहने के लिए आ गई थी और बहनें घर में रहती थी। कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं था कि ये बहनें हमारे पास क्यों रहती है, परंतु सिर्फ इतना ही था कि हम लोग ज्ञान को नहीं सुनते थे, हम लोग क्लास अटेंड नहीं करते थे। हमारे घर में डॉक्टर निर्मला दीदी आती थी, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन रहती थी, सब, लता बहन भी आई थी, सब सारी बहनें आती थी, लेकिन हम लोग क्लास में नहीं बैठते थे। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर दादी जानकी का, जैसे आप लोग यूके की सब बहनों का अनुभव सुनते हो, उसमें विशेष आप लोगों ने दादी का सुना होगा और सुनते हैं कि कैसे दादी ने सब कन्याओं को पकड़ा। तो उसी रीति से मैं कोई क्लास नहीं अटेंड करती थी, लेकिन जब दादी जानकी लेस्टर में पहली बार आई तो उसी दिन मुझे पहली बार ये संकल्प आया कि मुझे दादी को मिलना है। क्योंकि उस समय ये सुनाई पड़ता था कि दादी जो 40 साल से ज्ञान में चलती है, तो कम से कम मैं उसको देखूं, इतना ही संकल्प चल रहा था, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। तो दादी जब हमारे पास आई लेस्टर में, तो उसी फर्स्ट टाइम में घर पर रही। नहीं तो हमेशा शाम को जब बहनों की क्लास होती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती थी और क्लास पूरा होने के बाद आती थी। तो दादी जान की जब लेस्टर में आई तो बहनें तो पता है ना, कुमारियां होती है, तो उनको ये होता है कि ये दादी का स्वागत करे। तो उस समय दादी गाड़ी से उतर रही थी, तो दादी को मुझे बोला कि अब दादी को फूल दो। मैं दादी को फ्लावर दे रही थी, दादी मुझे दृष्टि दे रही थी। उस समय ये भी पता नहीं था कि ये दृष्टि की लेन देन हो रही है, पर अंदर से मुझे था कि ये मेरे को अच्छी तरह देखती है तो मैं भी तो कोई कम नहीं हूं ना, मैं भी तो अच्छी रीति इसको देखूं। पर दृष्टि दे रही है ये ख्याल नहीं था। दादी अंदर आई, दादी ने क्लास कराया। रात को जब हम सभी साथ में भोजन में बैठे तो उस समय हमारे पास
कोई डाइनिंग टेबल नहीं था, हम लोग नीचे ही बैठ करके खाना खाते थे। क्योंकि अभी तो जैसे कि यज्ञ जब शुरू होता है तो कैसे बेगरी पार्ट से शुरू होता है, तो यहाँ पर भी तो उसी रीति से ही शुरू हुआ। हमारे मम्मी पापा जॉब पर जाते थे, परंतु हम तो स्कूल में जाते थे। तो घर तो अभी नया नया ही लिया था, 6 मास ही हुआ था यूके में घर लिया हुआ। तो इतनी सगवड़ नहीं थी घर में, व्यवस्था, टेबल कुर्सी नहीं था, तो हम लोग नीचे बैठकर खाना खाते थे। तो क्या होता था कि बहनें जो हमारे घर में रहती थी वो दादी के लिए खाना बनाती थी, और दादी के लिए खाना बनाए, हमारे मम्मी के हाथ का वो उन दिनों में खाते नहीं थे। तो उसी दिन जब हम खाने के लिए बैठे तो मुझे दादी की फर्स्ट इम्प्रेशन टच उसी समय हुई, क्योंकि दादी ने बोला कि आप लोग जसू बहन के हाथ का खाना क्यों नहीं खाते हो। तो बहनें कहने लगी कि दादी हमने आज तक खाया नहीं है, तो इसलिए आपके लिए भी हमने अलग बनाया। तो दादी ने कहा आप लोग अपना बनाया हुआ खाओ, जो जसू बहन ने बनाया है उसमें से मैं खाऊंगी। तो मुझे अंदर से लगा आज ये पहली बार हमारे घर आई है और देखो इसने कैसे परख लिया कि ये कैसी आत्मा है। तो फर्स्ट टचिंग उसी समय मुझे आई दादी की। खैर उसी समय तो भी दादी ने तो हमारे साथ भोजन भी किया। फिर दादी उस दिन हमारे घर पर रात को रही भी, और 2-3 दिन दादी रही। तो दूसरे दिन दादी ने मुझे पूछा, दादी कहती है कि आपने कोर्स किया है। मैंने दादी को कहा कि दादी मैंने कोर्स तो किया, मैंने ज्ञान ही नहीं सुना है अभी तक, मैं क्लास में ही कभी नहीं बैठी हूँ। तो दादी कहती है कि आप तो बनी बनाई ब्रह्मा कुमारी लगती हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोर्स नहीं किया। तो दादी सचमुच हमने कोर्स नहीं किया है। तो दादी ने बोला ठीक है। फिर दादी ने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम भगवान से मिलना चाहती हो। तो मैंने कहा हाँ, जीवन में कभी एक बार तो भगवान से मिलेंगे ही। मैंने बोला अभी पता तो नहीं है कि कब भगवान कहाँ मिलेगा, वो तो एक बार तो मिलेंगे ही। तो फिर दादी ने बोला कि तुम कब भगवान से मिलना चाहती हो। तो मैंने कहा दादी आपकी उम्र होएगी ना तब मैं मिलेगी भगवान से। तो दादी मेरे सामने देख करके हंसती है, और फिर दादी मुझे कहती है कि तुम 6 मास में भगवान से मिलना चाहेंगी। तो मुझे थोड़ा वंडर लगा। मैंने कहा कि 6 मास में कैसे हो सकता है। तो कहा कि 6 मास में मैं तुझे भगवान से मिला सकती हूँ, मैं तुम्हारा मिलन भगवान से करा सकती हूँ। मैंने बोला ठीक है, अगर आप करा सकती है तो कराओ। तो फिर दादी ने कहा कि अभी आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने दादी को कहा कि आप 6 मास में कहती हो कि आप मुझे भगवान से मिलाएगी, तो मैं 6 मास तक सब कुछ करेगी, उसके बाद की मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ। तो दादी ने बोला ठीक है। तो दादी ने मुझे कहा कि आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर दादी लंदन गई। फिर 1 वीक के बाद फिर दादी आई, कोर्स पूरा हुआ था हमारा। तो फिर दादी ने मुझे कहा कि आपको अमृत वेला करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 6 मास तक अमृत वेला करेगी। दादी ने कहा आपको मुरली सुननी होगी। ठीक है, 6 मास तक मुरली सुनेंगी। तो बोला कि बाहर का खाना नहीं खाना होगा। मैंने बोला वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम लोग कभी बाहर का खाना खाया ही नहीं है जीवन में, इसलिए वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कहा कि बाहर की क्रिप्स और चॉकलेट भी नहीं खानी है। तो कहा कि कोई बात नहीं, वो 6 मास वो भी नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, 6 मास के बाद भगवान से मिलना है। तो मैंने दादी को कहा दादी मैं 6 मास तक सब कुछ करेगी, उसके बाद का मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ। तो दादी ने बोला कोई बात नहीं, 6 मास की तो 6 मास, पर वो 6 मास का तो प्रॉमिस करो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर दादी ने मुझे एक ड्यूटी दी। दादी कहती है कि आपकी मम्मी जो है वो एवरीडे खाना बनाती है, तो आपको हर रोज भोग लगाना है, तो आपको हर रोज भोग लगाना है। हाँ, दिखाई पड़ा ना चेहरा, चेहरा आया ना अभी हमारा सामने। हाँ बिल्कुल, अब दिखाई पड़ा, अब मजा आया, वेरी गुड। हाँ, यहाँ से एक बटन बंद था। हाँ ओके। तो दादी ने मुझे कहा कि तुम एक काम करेगी। मैंने बोला हाँ मैं करेगी। तो कहती है आपकी मम्मी जो है वो खाना बनाएगी
और आप हर रोज बाबा को भोग लगाएगी? तो मैंने कहा हाँ दादी, मैं भोग तो बहुत प्यार से लगाएगी। और आज भी मुझे लगता है कि यही बीज मेरे में उसी दिन से भोग लगाने का जो पड़ा, उसने मुझे बाबा का, मुझे लगता है कि बना दिया। क्योंकि आज भी यहाँ पर भी हारमनी हाउस में मेरी ही ड्यूटी है एवरीडे भोग लगाने की, और मुझे आज भी भोग लगाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं काम चलाओ नहीं करेगी, ऐसे नहीं कि चलो एक गीत बजाया, भोग लगा दिया, काम पूरा हो गया, ऐसे नहीं। मुझे सब कुछ स्वच्छता वाला चाहिए और एक्यूरेट बाबा को 2-3 गीत बजा करके बाबा को भोग लगाना है। और मैं आपको यहाँ एक बात ये भी बताती हूँ कि लास्ट ईयर हमारे पास यहाँ हारमनी हाउस में मधुबन से शांतिवन में जो भोग लगा थी ना, उसका नाम अभी मेरे मगज से निकल गया। रुक्ष्मणी बेन, हाँ रुक्ष्मणी बेन, हाँ वो आई थी यहाँ हमारे पास। तो गुरुवार का दिन था, हमने कहा चलो बाबा को भोग लगाओ। तो भोग के समय बाबा ने वंडरफुल संदेश दिया। बाबा ने कहा कि ये बाबा का घर ऐसा है जिसमें कोई भी चीज ये लोग बिना भोग की नहीं खाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, चाहे बाहर से फ्रूट भी आया तो उसको पहले बाबा को भोग लगाना है। और यहाँ पर भी घर में भी कोई भी चीज हमारी बनती है, चाहे सुबह में बनती है, दोपहर में बनती है, शाम को बनती है, रात को बनती है, कभी भी कोई भी चीज बनती है तो पहले बाबा को लगाना है भोग। भोग के बिना मुंह में कुछ चीज नहीं रखनी है। तो ये सिस्टम हमारी, मुझे लगता है कि ये जो दादी ने उस दिन जो संस्कार में डाला, तो ये संस्कार अभी भी यहाँ पर भी है। तो बाबा ने कहा कि ये घर ऐसा है जिसमें ये लोग भोग, बिना भोग की कोई आइटम नहीं खाते हैं। तो मुझे उस दिन ये लगा कि देखो कितना वंडर है भगवान की भी, कि हम लोग नीचे कुछ कार्य करते तो उसको ऊपर भी कैसे पता चलता है और नीचे बात करता है कि ये लोग ऐसे करते हैं। तो ये भोग की सिस्टम में वहां पर मैंने शुरू किया। तो मैं 6 मास तक तो भोग लगाया, अमृत वेला किया, क्लास किया, सब कुछ किया। और जब हमारा 6 मास पूरा हुआ तो 6 मास के बाद मुझे मधुबन जाना हुआ। तो मधुबन जाते समय क्या हुआ कि ये हसुबन दिखाई पड़ती है पर फेस जागा जागा जी हसुबैन है, वीडियो थोड़ा धुंधला है, हसुबैन है। हाँ, तो क्या हुआ कि जब मुझे मधुबन जाना था तो 6 मास हमारा पूरा हुआ, तो जयंती बहन हमको मधुबन लेकर जा रही थी। हम लोग तो उस समय वो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे थे, 13-14 साल की हमारी उम्र होगी, और हम लोग कलर कपड़े ही पहनते थे। तो हम फैमिली में मदर, फादर, मैं और भूपेन भाई 4 लोग थे। हम लोग मधुबन गए, दिल्ली से वाया हम ट्रेन में मधुबन जा रहे थे, और हमारे साथ हम 4 थे फैमिली के। और सूरत की जो लता दीदी थी उस समय, या सेंटर, उसको छोड़ सौंप कर चले गए थे। वो 6 मास हमारे यहाँ रही थी, क्योंकि लेस्टर की ये विशेषता है कि जैसे परिवार बीज है, तो यहाँ पर भी जो ज्ञान में आने वाले भाई बहन है वो भी परिवार के परिवार ही है। जो भी निकले वो परिवार, जैसा बीज वैसा फल। तो ऐसे लेस्टर में भी परिवार के परिवार ही उस समय ज्ञान में निकले। तो हम लोग जब मधुबन जा रहे थे तो ट्रेन में जयंती बहन ने हमको एक बात सिखाई, मैं और भूपेन भाई को। कहते कि आप लोग मधुबन में जाएंगे और आप स्नान आदि करेंगे, दीदी के पास जाएंगे, दादी के पास जाएंगे। तो दीदी के पास, उस समय तो बड़ी दीदी थी, ठीक है, दीदी के पास आप जब जाएंगे तो दीदी आपको पूछेगी कि आप यहाँ पहले कभी आए हो। तो कहती है कि आप क्या जवाब देंगे। तो उस समय तो इतना ज्ञान कोई स्पष्ट नहीं था, तो क्या जवाब दे। हमने कहा कि दीदी पता नहीं कि हम क्या जवाब देंगे। तो फिर दीदी ने हमको बोला कि आप जवाब देना कि हम कल पहले आए थे। ऐसे जयंती बहन ने हमको सिखाया। हमने कहा ठीक है। मधुबन गए और मधुबन स्नान आदि करके, पहले दीदी से मिलना होता था उन दिनों में, तो हम दीदी के पास गए मिलने के लिए। तो सचमुच में दीदी ने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि आप मधुबन पहले आए थे, यहाँ पहले आए थे। तो तुरंत मुख से निकल गया कि हाँ, कल
पहले हम आए थे। तो बड़ी दीदी कहती है आपका टीचर वंडरफुल है, आपका टीचर अच्छा है जो आपको पाठ पढ़ा करके लेके आया है। क्योंकि दीदी को तो पता था ये लोग इतने ज्ञानी है नहीं, कहाँ से उत्तर आएगा, पर ऐसे तो उत्तर मालूम नहीं था, परंतु जयंती बहन ने हमको सिखाया इसलिए पता था। तो दीदी कहती है कि आपका टीचर बहुत अच्छा है, पहले से सिखाकर आपको लेकर आया है। और उन दिनों में क्या था कि पहली बार हम लोग बाप दादा से मिले, तो बाबा के कमरे में बाप दादा आए थे, जहां बाबा का योग रूम है वहां पर बाबा की ट्रांसलेट के बाजू में जो संदली रखी है नीचे, उस पर गुलजार दादी बैठी, बाबा आए और क्या मुरली चलाई वो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मुरली के बाद हमको बाप दादा से मिलवाया। तो जब बाप दादा से मिलवाया ना, तो ये सीन मुझे आज भी याद है कि हम 4 बाप दादा के सामने बैठे थे। फादर बैठा था, मदर बैठी थी, भूपेन भाई और मैं। तो बाप दादा ने हम चारों को दृष्टि दिया। तो बाबा ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर्विस में आपका नंबर कौन सा है। तो मुझे तो उन दिनों में सर्विस क्या है वो तो मालूम ही नहीं था। ये इतना मालूम था कि लोगों को भगवान का संदेश देते ये सर्विस है, परंतु इतना कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो बस ज्ञान ही लिया था, और इतना ज्ञान इंटरेस्ट से नहीं लिया था, क्योंकि इतना अंदर में था कि बस 6 मास के बाद भगवान से मुलाकात करनी है, इसीलिए ले रही हूँ, बाकी इतना इंटरेस्ट से नहीं लिया था। तो बाबा ने बोला सर्विस में आपका नंबर कौन सा है। तो मैं तो कोई सर्विस करती नहीं थी, तो मैं नंबर क्या बोलूं। तो बाबा ने कहा कि नंबर 1 कौन है सर्विस में। तो मैंने फादर की तरफ अंगुली किया। तो फिर बाबा ने बोला नंबर 2 किसका है। तो मैंने मदर की तरफ अंगुली किया। तो फिर बाबा ने बोला आपका नंबर कौन सा है। तो मैंने बोला कि मेरा नंबर 4 है। तो बाबा कहते हैं कि आपका नंबर 4 नहीं है, आप नंबर 1 हो। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं नंबर 1 नहीं कह सकती हूँ। तो बाबा कहता है बाप दादा आदि मध्य अंत को देख करके कहता है कि आप नंबर 1 हो। तो मैंने बोला आगे चल के शायद जो भी ड्रामा में होगा, पर अब मैं नंबर 1 स्वीकार नहीं करती हूँ, क्योंकि दिल तो मानता नहीं था कि मैं इतनी ज्ञान में चल रही हूँ। तो ये क्या होता है कि दिसंबर महीने में बाप दादा से हमारा मिलन हुआ था, और मेरी जो लौकिक शारीरिक बर्थडे है वो भी दिसंबर महीने में आती है। तो क्या हुआ कि उन दिनों में मेरी बर्थडे थी, तो नेक्स्ट डे मेरी बर्थडे आती थी। तो जयंती बहन को मैंने थोड़ा ऐसे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं 13-14 साल के, तो थोड़ा उमंग उत्साह आता है कि हमारी बर्थडे कोई मनावे। तो मैंने जयंती बहन को उस दिन बोला कि आज मेरी बर्थडे है। तो जयंती बहन कहती अच्छा। तो जयंती बहन ने मुझे कहा कि अच्छा आज तुम्हारी बर्थडे है। मैंने कहा ठीक, हाँ। तो कहती कि अच्छा ठीक है। तो सवेरे जब मुरली क्लास में हम लोग गए, क्योंकि मुरली तो कुछ समझ में नहीं आती थी, परंतु मुरली क्लास में जरूर हम गए। तो मुरली के बाद बड़ी दादी मुरली पढ़ती है, तो उन दिनों में मुरली हिस्ट्री हॉल में चलती थी। तो हिस्ट्री हॉल में मुझे खड़ा किया मुरली के बाद, और मैंने कलर कपड़े ही पहने थे। तो दादी ने मुझे बुलाया और दादी मुझे कहती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है। मैंने कहा ठीक, हाँ मेरी बर्थडे है। तो दादी फिर मुझे दूसरा क्वेश्चन करती है कि आज शाम को बाप दादा आएगा तो तुम व्हाइट कपड़े पहनेगी। मैंने कहा मेरे पास कोई व्हाइट कपड़े नहीं है, मैं कैसे पहनेंगी। तो दादी मुझे कहती है कि मैं तेरे को व्हाइट ड्रेस दूंगी, तुम वो व्हाइट ड्रेस पहनेगी। मैंने कहा आप देंगी तो मैं जरूर पहनेंगी। तो मधुबन में तो पता है ना सिलाई वाले रेडी होते हैं, तो शाम तक तो मेरी ड्रेस भी रेडी हो गई। तो शाम को हमने व्हाइट ड्रेस पहना, और उसी समय भी बाप दादा के कमरे में ही हमारा बाप दादा से मिलन हो रहा था। तो बाबा ने कुछ मुरली तो शायद चलाई होगी, वो तो आज मुझे याद नहीं है, परंतु पर्सनल मुलाकात मुझे याद है। तो शाम को फिर जब हम बाप दादा से मिलन मुलाकात कर रहे थे, तो बाबा ने मेरा हाथ मांगा। तो मैंने राइट हैंड बाबा को दिया। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके बाबा ने मुझे दृष्टि दी
क्योंकि मैं तो दादी जानकी को कहकर आई थी ना कि 6 मास तक ही चलूंगी, 6 मास तक ही करूंगी, 6 मास के बाद कुछ नहीं करेगी। तो मैं दादी आप मेरे को बाद में फोर्स नहीं करना। तो बाबा को तो पता ही होता है। तो बाबा ने मेरा हाथ मांगा, तो हाथ मांग के बाबा ने थोड़े दिन हाथ पकड़ करके बहुत पावरफुल दृष्टि दिया। तो मैं दृष्टि तो लेती रही और उसी क्षण मुझे ये अनुभव हुआ कि ये मेरी भगवान से मुलाकात हो रही है। उसी क्षण ये निश्चय हो गया आत्मा को कि ये सचमुच मुझे भगवान दृष्टि दे रहा है। और मुझे निश्चय के साथ ये पक्का हो गया कि अभी ये हाथ साथ छूट नहीं सकता है। और फिर बाबा ने मुझे कहा, क्योंकि दादी ने तो बोला था कि शाम को बाप दादा से मिलन मनाएंगे, बाबा को तो पता होता है कि आज इसका जन्मदिन है। तो बाबा ने कहा आज बाबा तेरे को कुछ गिफ्ट देंगे। तो बाबा ने मुझे अंगुली पकड़ी और बड़ी दीदी को बोला कि इसके लिए अंगूठी लेकर आओ। तो बड़ी दीदी अंगूठी लेकर आई और मुझे बाबा ने अंगूठी पहनाई। और फिर बाबा कहते हैं कि आज से आपका ये पक्का वायदा है। मैंने कहा हाँ पक्का वायदा है। तो उसी दिन से जैसे कि ज्ञान समझ में नहीं था, परंतु निश्चय हो गया कि मेरी मुलाकात भगवान से हो गई। ये जरूर अंदर से मुझे निश्चय हो गया। और फिर हम लोग यहाँ आए, थोड़ी स्कूल में पढ़ाई पढ़ी। उन दिनों में तो स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल की पढ़ाई हमारी चल रही थी, स्कूल में पढ़े। और उन दिनों में क्या था कि जो पुराने होंगे उन लोगों को शायद पता होगा कि उन दिनों में ये चल रहा था कि 77 में विनाश होने वाला है। बहुत लोगों के अंदर से उन दिनों में चलता था कि 77 में विनाश होने वाला है। तो हम लोगों ने स्कूल तो पूरा किया। उन दिनों में जो भी कुमार कुमारियां आदि आते थे, हम लोगों ने स्कूल पूरा किया, पर कॉलेज में नहीं गए। कॉलेज में एडमिशन मिली पर कॉलेज में नहीं गए, क्योंकि उन दिनों में लगता था कि अभी 2 साल में विनाश होने वाला है, हम पढ़ करके क्या करेंगे, पढ़ना नहीं है हम लोगों को, यही अंदर से था। पर उन दिनों में ये भी राइट संकल्प था। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जो भी कुमार कुमारियां थे वो आज भी बाबा के बन के रहे हैं और आज एक एक बाबा के बच्चे सेंटर संभाल करके बैठे हैं। और उन दिनों में ये विशेषता इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि हम लोगों ने फिर क्या किया कि चलो आगे कॉलेज नहीं करनी है, पर तो हम लोगों को जॉब करनी है। तो कुमार जो भी 2-4 कुमार थे कुमारियां थे, हम सब ने जॉब करना शुरू कर दिया। और हम लोगों के पेरेंट्स तो ज्ञान में चलते ही थे। तो फिर हम लोगों ने क्या संकल्प किया कि अभी ये जो हमारा 5 दिन हम काम करते हैं, तो ये जो हमें पे मिलती है, पगार मिलती है, वो हमें यज्ञ में स्वाहा करना है। हमें अपने पास कुछ नहीं करना है। वैसे भी 2 साल में विनाश होना है, तो हम अपना तन मन धन सब कुछ यज्ञ में लगाना है, इसलिए हमको जॉब करनी है। तो ये ख्याल से हम लोगों ने जॉब करना शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ जो कुमार, जो बलवंत भाई है, भगवान भाई, भूपेन भाई, मुकेश भाई, दूसरा भूपेन भाई, तो ये जो सारे जो कुमार है, ये लोग भी जॉब करते थे। और जॉब करने के बाद वो लोग क्या करते थे कि 5 दिन जॉब किया, फ्राइडे इवनिंग 5 लोग गाड़ी में बैठ करके लंदन जाते थे। लंदन में बाबा भवन बन रहा था, तो ये लोग अपना पगार लेकर के वहां जाते थे और यूज करते थे। तो वो भी जरूरत था। और उन दिनों में यज्ञ ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि बाहर से कोई बिल्डर आवे और बिल्डिंग का काम करे, उनको पैसा देवे। ये यज्ञ शुरू हुआ तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमारे लोगों के अंदर से था कि अपने ही तन मन धन से यज्ञ में सफल करना है और यज्ञ को आगे बढ़ाना है, और वैसे भी 2 साल में विनाश हो जाना है। तो ये एक ही बात बुद्धि में दौड़ रही थी, और इसलिए आई थिंक हम लोग पक्के भी बन गए ज्ञान में। फिर तो जो भी कुमार कुमारियां थे, सारे के सारे जॉब भी करते थे और यज्ञ में सफल भी करते थे। तो फिर क्या हुआ कि दादी, उसको तो पता है कि कैसे इन्हों का जीवन बनाना होता है। तो दादी ने फिर मुझे कहा कि अभी आपका क्या विचार है। मैंने कहा कि दादी अब मेरा विचार तो मधुबन में बाप दादा ने ही आगे बढ़ा दिया है, अब मैं अपना विचार कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाप दादा ने मेरा विचार उनके अपने विचार में मिला दिया है। तो दादी ने कहा कि क्या अभी अमृत वेला मुरली सब कुछ करेगी?
मैंने कहा हाँ, अभी तो ये करेंगी, अब तो ये करना ही है। मैंने कहा कि भगवान ने हाथ पकड़ करके प्रॉमिस किया है, इसलिए अब ये हाथ और साथ छूट नहीं सकता है, इसलिए अब तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तो मैं बहुत प्रेम से करेंगी। और हमारे लेस्टर में ये विशेषता है, अभी तो हम यहाँ नए हार्मनी हाउस में आए हैं, पर तो 40 साल तक जहां हम रहे वहां पर भी हमारी अमृत वेला 3:30 बजे शुरू हो जाती है। और ये नहीं कि सिर्फ हम लोग ही बैठते हैं, लेकिन यहाँ ये विशेष है कि भाई बहन भी कई आते थे 3:30 बजे, और वो भी हमारे यहाँ बैठते थे। और यहाँ पर भी हार्मनी हाउस में आए, ये भी 3:30 बजे खुल जाता, अभी लॉकडाउन के कारण नहीं खुलता, बाकी तो 3:30 बजे खुल जाता। और यहाँ पर भी कई भाई बहन 3:30 बजे अमृत वेला करने के लिए आ जाते। ये लेस्टर की विशेषता है। और हमारी पुराने घर में तो हमारी मुरली 5:30 बजे होती थी, 5:30 से 6:30, क्योंकि फिर 6:30 बजे तो लोग घर पर जावे, चाय पानी करे, जॉब पर जावे, 8 बजे उनको शुरू करना है। परंतु यहाँ हार्मनी हाउस में आकर के अभी हम लोगों ने मुरली का टाइम 6 बजे किया है। और ये भी अच्छा है, 6 बजे का सबको सूट होता है, एडजस्ट थोड़ा हर कोई को करना पड़ता है, पर कर लेते हैं। तो फिर दादी ने हमको उसी दिन वहां हरबटवनी में जब हम थे, तो दादी ने फिर हमको कहा कि तुम मुरली पढ़ेगी। थोड़े समय के बाद जब हम पक्के हो गए ज्ञान में, तो दादी ने कहा तुम मुरली पढ़ेगी। मैंने कहा दादी मुझे तो गुजराती पढ़नी नहीं आती है, तो मैं ये हिंदी कैसे पढ़ेंगी। तो दादी ने कहा कि अगर तेरी दिल होगी ना तो तू पढ़ सकेगी। तो मैंने कहा कि दादी ये आर यू टेस्टिंग मी, आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो या क्या। दादी कहती नहीं, तुम्हारी दिल होगी ना तो तुमको बाबा सिखा देगा। तो उन दिनों में मुझे याद है कि मेरे साथ सुदेश दीदी बैठती थी, और सुदेश बहन बैठ करके हिंदी मुरली पढ़ती थी, फर्स्ट लाइन पढ़ती थी, मुझे फिर पढ़ने को कहती थी, ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे करो, 2-4 लाइन पढ़ाती थी। हर रोज ऐसे 2-4 लाइन पढ़ा करके सिखाती थी। और बाबा की मुरली ने ही हिंदी सिखा दिया। और फिर हिंदी सीख गए तो फिर दादी ने कहा कि अच्छा अभी तो क्लास में आपको ही मुरली सुनानी है। तो कहा कि ठीक है। फिर हम ही हर रोज मुरली क्लास में सुनाते थे, लेकिन शुरुआत में तो इतना मुरली का एक्सप्लेनेशन नहीं आता था, फिर करते करते फिर सीख भी गए। परंतु बाबा बैठा है सिखाने वाला और दिल होती है तो सीख भी जाते हैं। और एक बात जरूर है कि जब से हम लोग ज्ञान में आए तो हाँ जी का पाठ पक्का किया, और ये हाँ जी के पाठ ने आगे बढ़ाया। कोई भी बात सामने आवे, चाहे दादी कहे, चाहे जयंती बहन कहे, या तो जेमिनी बहन कहे, ऐसे नहीं है कि ये बड़ी है या ये छोटी है या ये क्यों, नहीं। कोई भी बहन सेंटर की निमित्त है, कोई भी सेवा सौंपे तो उसमें ना नहीं करना है, हाँ जी। और ये हमने देखा है, अगर नहीं भी आता है तो पहले ना जी नहीं करते हैं, परंतु हमने ये देखा है हाँ जी करने से वो बात हो जाती है। जैसे लेस्टर में समझो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दूं कि दादी ने शुरुआत में दादी को स्वेटर सिलाई करवाने थे, तो दादी ने कहा कि आप लोग किसी फैक्ट्री में स्वेटर बनवाएंगे। अभी तो हम कोई फैक्ट्री वालों को भी नहीं जानते, कुछ नहीं करते, वो एक्सपीरियंस भी नहीं, पर फिर भी हाँ जी कर लिया। और ये हमने देखा कि हाँ जी करने से बाबा कोई ना कोई को सामने ला देता है, कोई ना कोई निमित्त बन जाते हैं, और कोई ना कोई के द्वारा वो काम पूरा हो जाता है, और फिर दादी को वो आइटम भी मिल जाती है। तो ये हमने देखा कि हाँ जी जब करते हैं ना तो उसमें सबको फायदा होता है, हमको भी फायदा होता है, और जो यज्ञ का काम होता है वो भी हो जाता है। और दादी भी हमारे पर हक रखती है। हमने ये देखा है कि दादी मुझे और भूपेन भाई को हमेशा जब हम पर्सनल मधुबन में जाते हैं तो मिलती थी, तो दादी हमेशा हमको कहती थी कि मैं आपको कोई भी बात हक से इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप सुनने वाले हो।
अगर कोई सुनने वाला नहीं होता है तो मैं मुफ्त में नहीं बोलती हूँ, नहीं तो अगर वो करने वाले नहीं होते हैं और मैं बोलूं तो सामने मेरे पर भी बोझ चढ़े, सामने वाले पर भी बोझ चढ़े। इसलिए दादी कहती है कि मैं आपको कोई बात कहती हूँ ना तो मुझे पता है कि आप करेंगे, इसलिए मैं आपको कहती हूँ। और मैं अभी आपको एक हार्मनी हाउस की स्टोरी बताती हूँ कि ये जो हमारा हार्मनी हाउस बना है तो इसमें भी मधुबन की मिट्टी यहाँ पर आई हुई है। उन दिनों में क्या था कि जब मधुबन से ये लोटस हाउस की शारदा बेन और चिलोड़ा की तारा बेन, ये लोग यहाँ यूके में आने वाले थे। हमको पता चला कि ये लोग आ रहे हैं, तो फिर मधुबन में छोटे लाल भाई को फोन किया कि कैसे भी करके अब मधुबन की मिट्टी इन्हों के साथ भेजो, लोटस हाउस कैसे भी करके भेजो। शारदा बेन को फोन किया, आपको लाना है, तो उसने कहा मेरे को पहुंचा देंगे तो मैं लाएंगे। तो ये देखो कितना वंडरफुल ड्रामा है कि वो मिट्टी आई और वो दादी भी यहाँ पर आई फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए। ये तो फैक्ट्री थी, ऑलरेडी बना बनाया था, पर तो फिर भी इनको रेनोवेशन करना था, तो इसलिए नारियल, फाउंडेशन स्टोन ये सारा करना था। तो दादी भी आई हुई थी, तो मधुबन की मिट्टी भी आई हुई थी। तो एक जगह हमने ऐसी चुनी जहां पर हमने मधुबन की मिट्टी डाली, और उस समय पता नहीं था कि यहाँ हम क्या बनाएंगे या क्या रखेंगे या क्या होगा उस जगह पर। और जब ये फाउंडेशन स्टोन सब कुछ डाल दिया और इस मकान का जब प्लान बना, तो ये भी देखो वंडर है कि जहां पर हमने मिट्टी डाली वो जगह बाबा का कमरा बन गया ऑटोमेटिकली। ये नहीं कि स्पेशल हमने जगह चुना और बना। और आज वो मिट्टी कहाँ है? बाबा की ट्रांसलाइट के नीचे, एग्जैक्टली बाबा की ट्रांसलाइट के नीचे वो मधुबन की मिट्टी है। तो देखो कि अचानक माना बाबा की भी प्लानिंग कैसी होती है, और हमारा जो संकल्प होता है उसमें बाबा भी मदद कैसे कर लेता है। ये भी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। बाबा कैसे हर एक का जो संकल्प होता है वो पूरा करता है। और कई बार हमने देखा है कि दादी का प्रोग्राम भी हमारे पास कई बार बनता है, फिर टूटता है, बनता है, टूटता है। कई बार दादी की तबीयत भी, ये हार्मनी हाउस भी जब बना तो ये दादी हमारा ओपनिंग करने के लिए जब आई थी, तो उन दिन अभी तो दादी की तबीयत ऊपर नीचे रहती ही थी कुछ सालों से। तो लंदन से फोन आता है कि आज दादी आपके पास प्रोग्राम 3-4 दिन से, 1 वीक से बन गया, और फिर फोन आता है कि दादी आपके पास नहीं आएगी। सुबह सुबह फोन आता है, और फिर जयंती बहन भी फोन पे बात करती कि दादी आपके पास नहीं आएगी। और हम उस समय फिर क्या कहे, उस समय अचानक ही बोलेगी नहीं आएगी तो फिर ड्रामा ही कहेंगे। फिर भी हम क्लास वालों को बोलते थे, एक एक को फोन करके कहते थे कि चलो अभी आप इतना पावरफुल योग करो जो बाबा को दादी ठीक कर दे और समय पर दादी यहाँ पहुंच जावे। और हमने ये देखा है कि एक बार परीक्षा भी आई है और इतना योग किया है जो योग के कारण फिर समय पर दादी पहुंच जाती है। एक बार हमारे पास ऐसे हुआ कि बहुत साल पहले की बात है, सरला दीदी हमारे पास आई, ये अहमदाबाद की। तो सरला दीदी के साथ दादी जानकी आने वाली थी, तो दादी जानकी का प्रोग्राम उसी दिन कैंसिल कर दिया। कहते हैं कि दादी जानकी की तबीयत ठीक नहीं है, तो सरला बेन आ रही है तो सरला दीदी आपका कार्यक्रम कर लेगी। और लेस्टर में जब प्रोग्राम होता है तो पूरे लेस्टर वाले, मिडलैंड्स वाले, नॉर्थ वाले, ये सारा इकट्ठा करके 700-800 लोग इकट्ठे होते हैं, और हम बड़ा हॉल ले लेते हैं, ब्रह्मा भोजन बनता है, ये सारा इकट्ठा होता है। और उसी दिन फिर लास्ट मिनट कहते हैं कि आपके पास दादी नहीं आएगी, तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन फिर भी अंदर से दृढ़ संकल्प रहता है कि नहीं, दादी को आना ही है। तो ये हमने देखा जब सरला दीदी हमारे पास आई, सरला दीदी पहुंच गई, सरला दीदी को स्टेज पर लेकर गए, सरला दीदी ने भाषण करना शुरू किया। और सरला दीदी जब स्टेज पर गई तो लंदन से फोन आया, दादी निकल रही है, और सरला दीदी का भाषण पूरा नहीं हुआ, दादी पहुंच गई। और ये भी देखो वंडर कि बलवंत भाई चला के लाया, कहता है कि आज हमको कोई ट्रैफिक ही नहीं नड़ी, कोई ट्रैफिक बीच में नहीं आई, और हम तो 1 घंटे में ही पहुंच गए। तो ये देखो
हमारा नहीं, परंतु हम ये कहेंगे कि हमारे साथ साथ भाई बहनों का भी योग बल है। भाई बहनें भी यहाँ हमारे पास बहुत अच्छे हैं, जो भाई बहनों के सहयोग से यह सारा कार्य होता है। और एक दूसरी स्टोरी में आपको ये बताऊं कि यहाँ हमारे पास एक टोली बनती है। उस टोली का नाम है केसरमनी। उसमें बहुत सारी चीजें जाती है। तो दादी को ये टोली बहुत 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 पसंद आती है। और एक बार जब दादी को चखाई थी तो दादी हमेशा कहती है कि दादी इसको लेस्टर टोली ही कहती है। दादी को नाम नहीं आता, दादी कहती लेस्टर टोली। तो पिछले, मैं समझती हूँ पिछले 15-17 साल से लेस्टर से ये मधुबन में 5 से या 6 हजार जितनी टोली हर साल जाती है। जब तक दादी थी तब तक ये स्पेशल टोली है, जिसमें करीब 8-9 आइटम्स इसमें जाती है। परंतु दादी ने, इसका नाम तो नवरत्न है परंतु केसरमणि है, परंतु दादी ने उसको लेस्टर टोली नाम बोल दिया। और हर साल मधुबन जब तक नहीं भेजते, दादी को हमेशा पूछो दादी लेस्टर से क्या भेजे, लेस्टर टोली भेजो। तो हर साल, अभी भी जब तक मार्च में दादी थी तब तक लेस्टर से टोली गई। और दादी को ये टोली हमेशा विशेष अच्छी लगती है। और हम लोग भी कहते हैं ये टोली होती है थोड़ी महंगी, परंतु फिर भी हम ये कहते हैं कि उसमें भी हम हाँ करते हैं। ये नहीं देखते कि ये कितनी महंगी है या कितना होगा, कि यहाँ खर्चा होगा। परंतु ये हमने देखा है कि हम लोग क्लास में भी शेयर करते हैं कि हम मधुबन में ये टोली भेजेंगे, तो क्लास वालों का भी सहयोग मिल जाता है। और हम तो यही कहते हैं कि जैसे कहावत है कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ऐसे क्लास वालों का पूरा सहयोग हर बात में, हर कार्य में, हर दम, हर घड़ी मिलता है। और जो बहन टोली बनाने वाली है वो भी कभी मना नहीं करती है। वो एक ही बहन है, निमित है, जो टोली बनाती है ये स्पेशल मधुबन की, पर जब भी कहते हैं तो उसमें वो मना नहीं करती है। परंतु ये भी एक, चलो हम तो यही कहेंगे कि भगवान का शुक्रगुजार है कि भगवान हरेक को ये विशेषता देता है और भगवान के कार्य में हरेक की विशेषता काम में आती है। तो एक और बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत साल पहले की बात है कि देखो बाबा हमें कैसे मदद करता है। ये मदद की बात करती हूँ कि बहुत साल पहले, कौन से साल में था वो याद नहीं है आज मुझे, परंतु चेन्नई में हम लोग गए थे। आई थिंक 2004 या 2002 में सुनामी आई थी चेन्नई में। वो साल मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु ड्रामा क्या हुआ कि हम लोग घूमने के लिए निकले। तो चेन्नई में उस समय सुनामी आने वाली थी। उसी दिन हम लोग चेन्नई में थे और हम लोग अगले दिन वो नए भवन में गए। वहां पर बीना बेन, या आपके पास अनुभव सुनाने भी आई थी। वो बीना बेन ने हमको, पहले हम बीना बेन के पास गए और फिर बीना बेन ने हमको बोला कि आप शांता बेन के पास जाओ जहाँ रिट्रीट सेंटर है। तो हम रिट्रीट सेंटर में रात को पहुंचे, शाम को पहुंचे, और उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे आपको यहाँ से निकलना है और आप बीच पर जाएंगे और आप बीच पर नाश्ता करेंगे। तो रात को तो हमने कहा ठीक है हम लोग जाएंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उसने बोला बाद में आकर के आप सेंटर में सारा सेंटर देख लेना। मैं, भूपेन भाई और लेस्टर का एक और भाई था और इंडिया के 2 और थे, हमारे साथ 5 लोग थे हम लोग। सवेरे हुआ, हम लोग तैयार हो गए, 7 बजा, पर अंदर से देखो दिल होती है कि अभी उतावल नहीं है, हमको रश नहीं करना है। और वहां से जो भाई हमको लेकर के जाने वाला था वो इतना रश करके थी, बेन जी आप चलो, बेन जी आप चलो, बेन जी जल्दी करो। तो मैंने कहा कि पता नहीं दिल होती है कि आज जल्दी नहीं करनी है। तो वो कहता है कि बेन जी वहां आपने बीच नहीं देखा है, बीच के में नाश्ता करना बहुत अच्छा है। मैंने बोला हाँ वो सारा ठीक है, परंतु दिल नहीं मानती कि अभी मैं उतावल करके जाऊं। बाबा के घर में बैठे तो शांति से मुझे जाने दो। तो उस दिन देखो भूपेन भाई को भी ये सहयोग, भूपेन भाई ने भी मुझे ये कहा कि मुझे भी अंदर से होता है कि उतावल नहीं करनी है।
ठीक है, अच्छा है। तो हमने वो सेंटर कहा कि बस, वो कहते हैं आने के बाद सेंटर देखना। तो मैंने कहा नहीं, आज मुझे ये संकल्प आता है कि सेंटर को देखो। तो सेंटर देखने में हमारा घंटा बीत गया। फिर बीच में हम रास्ते में निकले, रास्ते में गए तो बीच में म्यूजियम आता था। तो म्यूजियम में हम लोग गए। कहते बहन जी म्यूजियम में आते समय देख लेंगे। मैंने बोला आते समय किसने देखा, अभी अभी दिखा दो ना भैया। तो कहते कि बहन जी आप लेट नहीं करना, आप 5 मिनट में निकल जाना। मैंने बोला 5 नहीं 2 मिनट में निकल जाएगी, पर मेरे को यहाँ जाना है देखने के लिए। तो जब मैं उतरी तो म्यूजियम सारा देखा। तो म्यूजियम में कुमारियों की क्लास चल रही थी। तो वहां जो बहन क्लास करा रही थी, तो उसने मुझे कहा कि आप यहाँ थोड़ा 10-15 मिनट शेयर करेंगी। तो मैंने कहा हाँ करेगी। तो फिर वो भाई कहता है कि देखो बहन जी आपने तो 2 मिनट बोला था। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम आधा घंटा लेट नाश्ता करेंगे, आप चिंता नहीं करो। तो फिर यहाँ हमारा आधा घंटा निकल गया। और फिर रास्ते में राजीव गांधी का कोई स्टेच्यू आता है, वो देखा। तो उसमें हमारा 10-15 मिनट चला गया। और फिर हम बीच पर जाते थे तो सब रिवर्स हो रहे थे। तो हमने सोचा पता नहीं, हमको तो एक तो भाषा नहीं आती है, हमने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर वो भाई को बोला कि आप गाड़ी रोक करके पूछो तो सही कि क्या हो रहा है, ये क्यों सारे आ रहे हैं। और हम एकदम बीच से नजदीकी थे। तो फिर उसने अपनी भाषा में पूछा। तो कहते कि यहाँ पानी आया है, सुनामी आई है, इसलिए सब घूम करके आ रहे हैं। तो फिर हमने भी गाड़ी घुमाई, बोला कि चलो अब यहाँ से निकलो। तो फिर कहने का भाव ये है कि देखो कि हम बाबा को याद करके कोई भी कार्य करते हैं तो आगे का कार्य बाबा हमारा सेफ्टी में रखता है। और नहीं तो फिर हमने कहा कि ये जो सुनामी में हमारा ही नाश्ता हो जाता था, उसके बजाय हम लोग ही बच गए। अच्छा हुआ कि देखो बाबा को आगे के लिए कोई सेवा करवानी है, इसीलिए बाबा ने अभी भी हमको बचाया, और ये बाबा का ही शुक्रिया है। और वंडर तो ये है कि उस समय फिर इतना कट ऑफ हो जाता है, कोई भी दिक्कत आती है तो कोई कट ऑफ हो जाता है। वो बीना बहन हमको फोन करने की ट्राई करे, हसू बहन फोन करने की ट्राई करे, वहां से महेंद्र भाई हमको फोन करने की ट्राई करे, पर फोन ही नहीं लगे, किसी का फोन नहीं लगे, क्योंकि सबको पता था कि हम लोग बीच पर जाने वाले थे। और हम लोग यहाँ खुश थे कि देखो हम तो बच गए, पर हम तो रिवर्स जाते सेंटर पे, और 2-3 घंटे के बाद ही फोन लगा। पर फिर भी कहने का भाव ये है कि जहाँ बाबा को हम साथ लेकर के निकलते हैं तो बाबा हमारी रक्षा कैसे करता है। एक तो ये एग्जाम्पल, और एक दूसरा हमको मधुबन का सुनाना है। एक बार हमारा अभी तो तारापुर का मुझे लगता है कि ओवर 35 इयर्स ओपनिंग, तारापुर की ओपनिंग थी, नए सेंटर की ओपनिंग थी। और उस वक्त हम 4 लोग फैमिली, हम कभी भी 4 लोग कहीं जाते नहीं है साथ में, 2 तो जाते हैं। और उस समय सोचा था, हसुबन ने बोला था कि तारापुर की ओपनिंग है, इसलिए आप चारों ही साथ में आना। तो हम चारों ही साथ में गए थे मधुबन में, भारत जाते फिर मधुबन गए। तो नेक्स्ट डे तारापुर में ओपनिंग था, पर अगले दिन हम लोग तारापुर के लिए निकल गए। और दादी जान की आने वाली थी, वो नेक्स्ट डे आने वाली थी, और हम लोग अगले दिन निकल गए। और जब माउंट आबू से हम लोग निकले तो ये तो एक हमारी बहुत अच्छी सिस्टम है हम सब की, कि हम बाबा के कमरे में जाते हैं, दृष्टि लेते हैं, बाबा की छुट्टी लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में जब हम बैठे तो वो ड्राइवर को हमने बोला, हमारे फादर ने बोला कि हमको उतावल नहीं है, तुम आराम से गाड़ी चलाओ। और रास्ते में जब आबू से उतर रहे थे ऑयल था, तो उसको एक बार बोला कि भाई धीमा चलाओ, वो और ही फास्ट करे। फिर उसको दोबारा बोला कि भाई धीमा चलाओ, तो उसको भी अंदर से, वो तो क्योंकि लौकिक ड्राइवर है तो उसको तो अंदर से होता नहीं ये कौन मुझे कहने वाला, तो उसको तो अंदर से थोड़ा नशा होता है, और ही फास्ट करे। तो अब सोचा कि भैया ये क्या करे, ये सुनता नहीं है, और ये व्हील अगर खिसक गया तो क्या होगा। तीसरी बार उसको बोला कि भाई, क्योंकि वो छोटा ही था, उम्र में भी कोई बहुत बड़ा नहीं था समझू, उसको बोला कि भाई तू धीरे चला, तो भी वो नहीं सुना। फिर पूरी गाड़ी गुम गई। एक तो आबू से नीचे उतर रहे, पूरी की पूरी गाड़ी गुम गई। और फिर सबके मुख से एक ही शब्द निकला, बाबा।
यही शब्द सबके मुख से निकला, क्योंकि गाड़ी में हम 4 थे और 2-3 और भी भाई बहने थे, पर सबके मुख से बाबा ही शब्द बोला। और 1-2 धक्का गाड़ी ने लगाया रास्ते में, और फिर जो खाई की तरफ जो पत्थर होता है वो भी टूट गया और गाड़ी अटक गई। तो मीन्स कहने का भाव जैसे कि बाबा ने ही हैंडलिंग कर लिया, और बाबा ने ही फिर वो चेत गया। फिर वो बोला कि अच्छा अभी मैं फिर तो बोलना ही नहीं पड़ा कि तू धीमी चला, फिर तो वो अपने आप ही वो धीमी चला करके नीचे लेके गया। फिर हम नीचे गए, बड़ी दादी को भी बोला कि ये सब ऑयल है। फिर दादी ने बोला कि चलो अच्छा हुआ कि आप लोग ने बताया, फिर अभी मिट्टी डलवाते हैं। पर कहने का भाव ये है कि जब देखो हम कोई भी कार्य में बाबा को याद करके निकलते हैं तो बाबा हमारा कार्य कैसे पूरा कर लेता है, ये एक जीवन में अनुभव बन जाता है। और एक और बात मैं ये बताऊंगी कि तारापुर में गुलजार दादी का प्रोग्राम बना, वो भी एक अचानक बना, शायद पता नहीं हसूबे ने शेयर किया नहीं, मुझे पता नहीं है, परंतु गुलजार दादी का प्रोग्राम तारापुर में बना। और ये देखो वंडर ये है, मैं और भूपेंद्र भाई हमेशा एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, हमेशा। और उसी वक्त हम लोगों ने एयर इंडिया बुक नहीं किया था। उसी समय हम लोगों ने, एक बहन हमारी है बीके, और वो ज्ञान में चलती है और वो लंदन में है ज्ञान में, तो वो ब्रिटिश एयरवेज की ऑफिस में काम करती थी। तो हमने ब्रिटिश एयरवेज का बुकिंग करवाया उसी समय। तो पता नहीं था कि क्यों ब्रिटिश एयरवेज में करा रहे हैं, पर उसी समय ब्रिटिश एयरवेज में बुकिंग करवाया। और फिर हम लोगों की आज नाइट को तो निकलना है, हसूबेन से छुट्टी लिया, सब कुछ किया, और हसूबेन नीचे सोती, हम लोग ऊपर सोते हैं। फिर 2-3 घंटा था हमारे पास, हम हसूबेन को भी पता था कि ये लोग 11 साढ़े 11 बजे निकलने वाले हैं। और 9:30-10 बजे हसूबेन का फोन आता है, कहती है कि आप प्रोग्राम चेंज करो। क्यों? कहती कि परसों हमारे पास गुलजार दादी आती है। मैंने कहा हसूबेन आप जोक नहीं करो, अभी तो हम निकल रहे हैं रात को। तो कहती मैं जोक नहीं करती हूँ बहन, आप अपनी टिकट चेंज करो। पहले तो मैं मानती नहीं थी, कभी 1 घंटे में तो मिलकर आई हूँ आपसे। तो कहती नहीं, अभी सरला दीदी का फोन आया और परसों हमारे पास गुलजार दादी आ रही है, आप कैसे भी करके ये प्रोग्राम अपना चेंज करो, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी। तो ये तो अच्छी बात है, टाइमिंग डिफरेंस होने के कारण। यहाँ यूके में उस समय 5 बजा था। तो हमने उस बहन को, भूपेंद्र भाई ने फोन किया कि देखो हमारे पास परसों दादी आती है, तो हम प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, आज रात को तो हमारी फ्लाइट है, तो क्या करें। तो वो बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे पर छोड़ दो, मैं सारा तुम्हारा आपके लिए कर देती हूँ। कहती आज रात को आपका निकलना है, मैं ही कैंसलेशन आपका कर देती हूँ, आप चिंता नहीं करो, क्योंकि वो ज्ञान में है। तो कहती कि आप चिंता नहीं करो, प्रोग्राम अटेंड करो। कहा कि ठीक है। फिर हमने हसूबेन को बोला कि चलो हम लोग रुक रहे हैं। फिर कहती कि कैसे भी करके बाबू भाई को भी बता दो, वो कल आ जावे। तो इधर इसको बताया, बाबू भाई ने फिर कल टिकट भी बुक करके वो भी दूसरे दिन आ गए। और देखो ये कितना वंडरफुल ड्रामा है कि अगर आप लास्ट मिनट फ्लाइट की बुकिंग चेंज करवाते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी सीट जा रही है, अभी 2-3 घंटे में ही आप तो चेंज करते हो। लेकिन हमारी सीट तो चलो उसने कैंसिल करवा दिया, हमको कुछ पेमेंट भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन गुलजार दादी दूसरे दिन हमारे पास आई, पूरा प्रोग्राम हुआ, और करीब दादी हमारे पास 2 या 3 बजे दादी निकल गई। और 4 बजे हमको फिर वो बहन का फोन आता है कि आज रात को आप निकलेंगे। हमने कहा कि हाँ हम तो निकल सकते, अभी हमने अनपैक किया ही नहीं है। तो कहते कि आज रात आप निकलो, आज रात को 2 सीट खाली है एयरपोर्ट में, ब्रिटिश एयरवेज में, आप अहमदाबाद पहुंच जाओ। हमने कहा हम पहुंच जाएंगे। तो देखो ये कितना वंडरफुल ड्रामा है कि बाबा को पता है कि आप ब्रिटिश एयरवेज में जाएंगे तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आके उस बहन को पूछा कि कुछ डिफरेंस हुआ, कुछ डिफरेंस पेमेंट करनी हो तो हम कर देते हैं। तो कहती कि कोई बात नहीं, आप गुलजार दादी को मिलकर आए ना, आपको कोई डिफरेंस नहीं पे करनी है। तो ये देखो वंडरफुल ड्रामा होता है कि कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमारे ड्रामा में क्या कल्याणकारी समाया हुआ है, परंतु
कोई भी चीज में मैं ये देखती हूँ कि कोई भी चीज में अगर कोई ड्रामा बनता है तो उसमें क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ड्रामा का आदि मध्य अंत बाबा को पता है और हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदार बाबा है। इसीलिए उसमें कोई ड्रामा में अंत समय में कोई भी बात आती है तो उसमें क्वेश्चन नहीं करना है। और हमने ये देखा है कि जब हम कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर वो ड्रामा एक्यूरेट बन जाता है, और ये ड्रामा एक्यूरेट बनने के कारण फिर उसमें हमने देखा कि सफलता भी बहुत मिलती है, और बहुत बहुत सफलता का अनुभव भी हमने किया है। और एक अनुभव में ये भी एक शेयर करना चाहूंगी, ये बहुत समय पहले के टाइम तो है ना, अभी 5-10 मिनट, ओके, तो अभी एक अनुभव और भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि बहुत समय पहले की बात है, आई थिंक मेरी उम्र 21-25 के बीच में उस समय होंगी। तो उस समय मुझे बैक प्रॉब्लम बहुत खराब हुई थी, बहुत खराब बैक प्रॉब्लम हुई थी। मैं कुर्सी पर बैठूं तो खड़ी नहीं हो सकती हूँ, खटिया में सो तो खड़ी नहीं हो सकती हूँ, इतनी खराब बैक प्रॉब्लम हुई थी। और मुझे मम्मी की सेवा लेनी पड़ती थी, इतना दुख होता था कि ये मेरी मम्मी मेरी सेवा करे, परंतु मैं करूँ तो क्या करूँ। क्या है कि ये शरीर रूपी प्रकृति में पीछे एक मणका ज्यादा है, हर एक को मैक्सिमम होता है, परंतु इस शरीर में एक मणका ज्यादा है। तो उस समय ये घिसता था, तो जब घिसता है ना तो बैक प्रॉब्लम होता है। तो इतना खराब बैक प्रॉब्लम होता था, मैं कुछ नहीं कर, खड़ी नहीं हो सकती हूँ, सो नहीं सकती हूँ, बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि बाबा को संकल्प दिया, बाबा या तो ठीक कर या तो तू मुझे ले ले, क्योंकि इतना खराब प्रॉब्लम हो गई थी उन दिनों में कि मैं बिना किसी के सहारे चल नहीं सकती थी, मुझे किसी का हाथ पकड़ना पड़ता था। और मैं सोचती थी ये हाथ पकड़ करके या लकड़ी पकड़ करके कब तक चलूं, अभी तो 25 साल की नहीं हुई हूँ और ये हाथ पकड़ करके लकड़ी पकड़ करके चलना, इससे तो अच्छा है कि शरीर ही छोड़ देना। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक्सरे निकल आया, और इंडिया में भी फिर कई लोग कहते हैं इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, तो इंडिया में भी एक्सरे निकलवाया, तो कहते ऑपरेशन करा लो। तो ऑपरेशन के लिए जिन्हों को भी पूछा तो सबने यही कहा कि ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि 100% शायद सफलता आपको मिले या नहीं मिले, या गारंटी नहीं है, आप चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे ये गारंटी नहीं है। तो हमने कहा कि ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो उन दिनों में हम मधुबन गए, मैंने यहाँ से मुझे किसी ने दवाई के लिए एड्रेस दिया कि आप कोई वैद्य की दवा करो, और मुझे एड्रेस दिया कि आप ये वैद्य के पास जाना। तो मैं मधुबन तो गई, और मैं मधुबन गई ना तो मैं बाप दादा के पास ओम शांति भवन में मिली थी उस समय, याद नहीं है कौन से साल, परंतु ओम शांति भवन में मैं बाप दादा के पास मिलने स्टेज पर गई और किसी का हाथ पकड़ करके गई। तो नेचुरली हाथ पकड़ करके गई ना तो बाप दादा तो सामने देख रहे हैं। तो फिर बाबा को क्या पड़ी है, पर बाबा ने मुझे पूछा कि तुमको क्या हुआ, और मैं सोच रही कि भगवान बैठ करके मुझे पूछते कि तुमको क्या हुआ। तो मुझे नहीं बोलना पड़ा, परंतु बड़ी दादी की जो मोहिनी बहन है वो बाजू में बैठी है। तो वो मोहिनी बहन बाबा को कहती है कि बाबा इन्हों को ये प्रॉब्लम हुई है और ये दवाई के लिए इधर भारत में आई है, तो थोड़ा समय रहेगी या दवाई करेगी, ऐसा कुछ। तो बाबा ने मुझे कहा कि जब कोई हड्डियों का प्रॉब्लम होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है, पर इस बार तुमको ठीक हो जाएगा दवा और दुआ के कारण। ये मेरे को बाबा ने वरदान दिया। और मैं जिस वेद के पास जाने वाली थी वहां उसके पास नहीं गई, और मधुबन से मुझे किसी ने एड्रेस दिया और किसी ने मुझे बताया कि आप उसी वेद के पास जाओ, आप ठीक हो जाएंगे। और सचमुच में मैं उसी वेद के पास गई और उसने मेरी नाड़ी देखी और उसने बोला आपको कुछ नहीं बताना है, मैं सिर्फ बोलूं उसमें हाँ ना करते जाना। तो मैं फिर उसी वेद की मैंने 3 साल तक दवाई खाई और उसी से
आज भी वो मणका तो है ही अंदर, इस शरीर में अंदर तो है ही, परंतु क्या है कि कभी कभी तकलीफ देता भी है पर बैठ भी जाता है। परंतु इतना मैं जरूर कहती हूँ कि सहयोग जरूर देता है। भगवान के यज्ञ की हम सेवा करते हैं तो मैंने बाबा को कहा है कि बाबा अंत तक तुझे यह शरीर को भी संभालना है और अंत तक सेवा इस शरीर के द्वारा यज्ञ की करते करते ही छुड़वाना है। परंतु ऐसा नहीं हो कि मुझे खटिया में सोना है, खटिया मुझे नहीं चाहिए, ये खटिया वाला नहीं है। परंतु मैंने कहा बाबा यज्ञ की सेवा करते करते हमें ये शरीर छोड़ना है। परंतु ये मैं कहना चाहती हूँ कि देखो उस समय भी बाबा की मदद से ही मुझे दवाई का भी सुलझ, बाबा ने सुलझो, दवाई का भी ठीक हुआ और वेद भी ठीक मिल गया और दवाई भी मुझे उस समय मिल गई। तो ये देखो कि कितना वंडरफुल है कि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि मैं ज्ञान में कोई चलेगी। दादी को मैंने कहा था कि दादी सब कुछ 6 मास के लिए करेगी, 6 मास के बाद मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन दादी ने फिर देखो कैसे, दादी को पता है कि कन्याओं को कैसे उठाना है, तो ऐसे अच्छी रीति से कैसे भी करके दादी कन्या को उठाती है। और एक लास्ट स्टोरी में आपको ये शेयर करना चाहती हूँ। हमारा एक बात क्या है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे मकान बनाना हो, चाहे तो कुछ भी करना हो, हम एक एक बात दादी को पूछ के करते हैं। और आज मुझे ये याद है, सुबह को भी याद होगा कि तारापुर में भी हमारा जब बड़ा भवन बना तो उसके लिए भी हम दादी को एक एक बात पूछते थे। और उन दिनों में क्या हुआ कि जब तारापुर में मकान बनता था ना, तो बहुत लोगों ने हम लोगों को कहा कि आप यहाँ पर मार्बल डाला, वो मार्बल का ये करो, इधर मार्बल करो, उधर मार्बल करो। और उन दिनों में मार्बल की प्राइस भी बहुत थी। और मैं और भूपेन भाई दादी से मिलने गए तो दादी ने कहा पत्थरों में पैसा क्यों फेंकना है। दादी ने कहा कि अब मार्बल नहीं डालाओ, आप, दादी ने कहा कि आप जो सिंपल टाइल से वही कराओ। और हसूबेन को भी याद है कि हमने ये दादी को कहा था और आकर के, और ये भी एक अच्छी बात है कि हम जब भी हसूबेन के साथ कोई भी बात चिट चैट करते या करते, वो हमारे साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती है। कोई भी बात हमने कहा कि हसूबेन दादी ने ऐसा बोला, दादी ने ये किया, दादी, तो वो कभी ये नहीं कहती कि नहीं नहीं इतनी हाई क्लास है, इतनी फर्स्ट क्लास, ये चीज वो चीज डालनी है, ऐसा कभी। हम कोई भी बात उसको कहे, उसमें उसकी हमेशा मंजूरी भी मिल जाती थी, हाजी भी मिल जाती थी, और कभी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं गए हैं। तो उसकी तरफ से भी ये सहयोग हमें, हसूबेन की तरफ से भी ये सहयोग मिला। और जब भी तारापुर का भी जब भवन बना तो पूरे भवन में हसूबेन वहां खड़ी रही, और तो कभी भी कोई बात में हसूबेन ने क्वेश्चन नहीं किया है। और हसूबेन को भी मालूम है कि उन दिनों में यहाँ भूपेन भाई, बाबू भाई 5 दिन तो जॉब करते थे, लेकिन सैटरडे संडे भी ओवर टाइम भी करते थे, क्योंकि ये पता था कि वहां पर भी भवन बनाना है, यहाँ पर भी चलाते, वहां पर भी चलाते हैं। और एक लास्ट बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत में जो लेस्टर में कुमार कुमारियां जिन्होंने जॉब करके, काम करके बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन सफल किया, आज वो लोग सेंटर संभाल रहे हैं। यूके की एक विशेषता क्या है कि दादी जानकी ये नहीं कहती है कि कुमारियां ही सेंटर संभाल सकती है। यहाँ पर यूके में दादी गृहस्थी को भी सेंटर सौंपती है, कुमार को भी सौंपती है, माता को भी सौंपती है, तो कुमारियों को भी सौंपती है। बहुत सेंटर्स ऐसे हैं जहां युगल लोग संभाल रहे हैं, और बहुत सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर कुमार लोग संभाल रहे हैं। लेकिन दादी की ये विशेषता है कि कभी उनको दादी ये नहीं कहेंगी गृहस्थी। जैसे समझो कि हम लोगों ने 40 साल तक वहां सेंटर संभाला, दादी ने कभी गृहस्थी की दृष्टि से नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जब तारापुर का भी ओपनिंग किया था तो सबसे पहले
पहला कवर दादी जानकी ने वहां पर पोट में डाला। वहां पर उस समय हम लोगों ने पोट नहीं रखा था, मटका नहीं रखा था, पर दादी ने कान में बुला करके कहा कि यह मटका क्यों नहीं रखा है। हमने कहा दादी किसी ने बोला नहीं इसलिए नहीं रखा। तो फिर दादी ने कहा आप रखो। फिर फटाफट हमने हसूबेन को बोला, तो दादी ने फटाफट हसूबेन ने 10 मिनट में सेट करके लेकर आई। तो देखो दादी ने मटका रखवाया, दादी ने सबसे पहले डाला। ये हारमोनी हाउस में भी दादी आई और पूरा प्रोग्राम किया था, तो यहाँ पर भी दादी ने सबसे पहले मटके में डाला। और दादी कहती है कि इसको रखना हमेशा के लिए, इसमें बरकत रहेगी। और हम देखते हैं कि दादी कोई भी बात कहती है, कुछ भी कहती है, करती है, तो उसमें बरकत समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। और हमारी सखी का भी हम फेस देख रहे हैं अभी। ओम शांति। हसू बहन तो ऐसे लग रहा है दीपिका बहन के सूक्ष्म वतन से साक्षात्कार करा रहे हैं, इस तरह का सुंदर वीडियो है। ओम शांति, बहुत अच्छा। दीपिका बहन ने बहुत शक्तिशाली रूप से सारा अपना अनुभव बताया कि जैसे बाप दादा है वैसे बाप और दीप्ति बहन साथ साथ में है सदा। तो ये सबसे बड़ी विशेषता तो जैसे कहा कि सारा परिवार एक दूसरों से आगे है और इतना अच्छा सेवा। लेस्टर तो सारे वर्ल्ड में मशहूर है। लेस्टर, हाँ, कोई नहीं ऐसा नहीं होगा जिसको नाम पता ना हो। और नहीं था तो आप लोगों ने ज्यादा करवा दिया। हाँ, नहीं होगा तो भी आप लोगों ने करवा दिया ना है ही। क्योंकि बहुतों ने लेस्टर की महिमा की है, बोला है, इसलिए आप लोगों ने भी ज्यादा करवा दिया। लेस्टर से बहुत लोगों ने ज्ञान लिया है ना। लेस्टर, हाँ, अभी बहनें भी आती है, वो भी कहती है ना, कई बार उन्होंने लेस्टर क्योंकि और आप लोगों को याद किया पहले है। पहले वहाँ ही सेवा शुरू किया और बहुत लोग आए वहाँ, फिर आगे निकले। कोई आगे आगे तो बाद में गए। यूके का कोई भी वक्ता हो और लेस्टर की बात ना हो, ये हुआ नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। जितने भी आए भाई बहने, उन्होंने लेस्टर को जरूर याद किया है। वंडरफुल है ना, एक परिवार ने सारा इतना बड़ा हारमोनी हाउस और ये सब बनाया, वर्ल्ड में मशहूर हुआ। ये कमाल कर दी है लेस्टर वालों का परिवार। सारा कितना अच्छा परिवार है। बाबू भाई भी कितने नम्र और कितने इतने उत्साही भी बहुत है। इतनी एज में भी उनके अंदर एकदम विल पावर वाले हैं, विल पावर वाले हैं। आप तो जैसे कि यूके के दीपक ही हो। नेक्स्ट टाइम बड़ौदा जब आएंगे ना तो लेस्टर की टोली लेकर के आना पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। पुरानी यादें बहुत ताजी करी दीदी आजे। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छी विशेषता देखी है परिवार में, इसलिए वहां भी अच्छी सेवा कराई और तारापुर में भी सेवा कराई। वहां पर जैसे परिवार निकले हैं, ऐसे यहाँ भी परिवार के परिवार ही निकलते हैं। पर तारापुर के लिए पहले से बाबू भाई की बहुत अच्छी भावना रही है और इसके कारण बाबा की मदद भी यहाँ बहुत मिलती रहती है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुभव सुन करके बहुत अच्छा लगा। आपको मिल करके हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये अच्छी बात है। देखो, आपको तो सुन करके सुनते ही रह गए। लास्ट टाइम हम कहाँ मिले थे, याद है दीपिका बहन? हाँ, सतीश भाई के पास साथ तारापुर में मिले थे। आर्ट एंड कल्चर विंग के प्रोग्राम में आप भी थे, हम भी थे। तो आपको सुना तो कई बातों पर विशेष ध्यान गया, और भाइयों और बहनों ने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि देखो, बुद्धि की लाइन हमारी दीपिका बहन जी की कितनी क्लियर है कि प्राकृतिक आपदा आनी थी तो बाबा तो
टचिंग कराता है, लेकिन हमारी कैचिंग पावर भी चाहिए। तो बुद्धि की लाइन क्लियर है, ये इसकी सिद्धि का प्रमाण है कि वो हुआ कि नहीं, जल्दी नहीं जाना है, रश नहीं करना है। तो ये हम सबको भी अचीवमेंट करना चाहिए, हमारी बुद्धि की लाइन भी इतनी क्लियर हो। और साथ साथ सीखने वाली चीज भी मिली। क्या सीखने को मिला कि हर चीज, स्वयं भगवान ने कितनी तारीफ की कि ये ऐसा सेंटर है जहाँ हर चीज पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ये भाई और बहनों, हम सबको सीखने वाला सौदा है। और ईश्वरीय महावाक्यों को इस वक्त दोहरा देना चाहूंगा कि जो आत्माएं हमेशा भगवान को भोग लगाकर खाती है, उनका भंडारा और उनकी भंडारी हमेशा भरपूर रहती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई। साथ बहुत साथ बहुत अच्छी बात। हाँ, साथ साथ दीपिका बहन, आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया जो बुद्धि में नहीं था। मधुबन की मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा गजब का है। ये कभी ड्रामा में मौका होगा तो आपकी ये शिक्षा जरूर हम याद रखेंगे और मधुबन की मिट्टी का प्रयोग इस तरह से जरूर किया जाएगा। एक बात तो आपने बता दी, मैंने नोट कर ली कि लेस्टर की टोली लाना, लेकिन आपने पहले ऑफर कर दिया है तो हम सिर्फ लेस्टर की टोली लेंगे नहीं, तो लेस्टर की लाना टोली और यहाँ कारेलीबाग का खाना कोपरा पाक, क्योंकि हम आपको भेजेंगे लेस्टर की फुलवाड़ी के लिए कारेलीबाग का कोपरा पाक, आप ले आना लेस्टर की टोली कारेलीबाग की फुलवाड़ी के लिए। और नहीं, मैं भी है ना मधुबन में प्रकाश मणि दादी मेरे पर हक रखती थी। अच्छा, क्या टोली लेके आई। तो लगभग दिवाली में जाते थे तो अपना घूघरा बनाते हैं ना, हाँ, तो 3-4 हजार तक का घूघरा लेके जाती थी उस दिनों में। और दादी नहीं, कुछ कभी फल लेके गए ना टोली, तो दादी बोलती थी क्या चंपा तू क्या सभा में बोलेगी क्लास में। तो हम कहते दादी फल नहीं चले, टोली चाहिए। दादी प्रकाश मणि दादी, हमारा प्रकाश मणि दादी के साथ संबंध रहा। और एक बात कही तो मुझे एक घटना अच्छी याद आई दीपिका बहन, आपको अच्छा लगेगा। जो गुलजार दादी के प्रोग्राम की आपने बात कही ना, तो कहीं ना कोई रीति से हमारा भी उसमें वंडरफुल ड्रामा अनुसार पार्ट रहा। हसू बहन को भी याद आ जाएगा, अभी बोलूंगा। हमारे पास बहुत सारे गुल्लक थे, बच्चों के गुल्लक होते ना, वो मनी बैंक, तो पास बहुत थे। तो हमने क्योंकि हमारा देखो याद आ गया, हसू बहन को अभी मुंडी हिला रही है हसू बहन। तो हसू बहन के पास, हसू बहन को हमने सारे गुल्लक सहा किए कि आप इसको, क्योंकि बच्चों की सेवा हसू बहन काफी करती है। तो हसू बहन को दिया। अब हसू बहन और रीटा बहन दोनों बड़े हैं होशियार, तो उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों को गुल्लक बांट दी और कहा जो आपको पॉकेट मनी मिलते हैं ना, तो उसमें से आपको बाबा के लिए इसमें या आपने बचाना है कैसे भी। तो बच्चों ने कोई खर्चा नहीं किया, हर बच्चे ने वो सारा पैसा बचाया। अब अचानक जो आपने कहा गुलजार दादी का प्रोग्राम बना, तो हसू बहन ने सबको याद दिलाया और सारे ही बच्चे वो गुल्लक लेके आ गए और वो गुल्लक दादी के सामने खाली किया। हसू बहन ठीक इस तरह से घटना घटी के नहीं, ठीक है ना। तो जब मुझे उन्होंने आबू में ये बात सुनाई तो बड़ी खुशी हुई। मैंने देखो ये गुल्लक ने क्या किया, भगवान के रथ के सामने ही धन का ढेर किया और बच्चों के द्वारा, बच्चों ने वो पानी पूरी टॉफियां बॉफियां ना खा करके, वो त्याग करके वो भगवान के रथ के सामने स्वाहा किया भगवान के यज्ञ में। तो आपने गुलजार दादी का प्रोग्राम किया तो मुझे भी खुशी भी हुई, याद भी आया। ठीक है ना। 25 बच्चे थे, 25 साल पूरा हुआ था, 25 बच्चे थे। हाँ। और 25 बच्चों ने पूरा ही दादी के सामने सारे गुल्लक खाली कर दिए थे। जी जी जी। और हसुबन को ये भी याद होगा कि यही दादी गुलजार की लास्ट ट्रिप थी। हाँ, लास्ट थी। उसके बाद दादी कहीं भी नहीं गई है। जी जी जी, लास्ट, बिल्कुल लास्ट रही। और ये बड़ी गजब की और खुशी की बात है हमारे लिए विशेष। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी पूरा करें, कुछ कहना है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको थैंक यू। और जब भी हमारे लिए कोपरा पाक बनाओ ना, शुगर कम डालना। शुगर फ्री बनाएंगे, शुगर फ्री। वो शुगर फ्री भी बनाते हैं, तो स्पेशल लेस्टर वालों के लिए बनेगा आप जब आएंगे। ओके, अब 2 मिनट आप सबको बाबा की याद में बिठाए, फिर पूरा करें। ओके। दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो। इंसान के दोस्त बनकर इंसान से प्यार कर लो। दुनिया की सैर